नमस्ते। आज के अजीत अजिताभ शो में आपका स्वागत है। और आज जैसा आप आज दो विषय हैं आपसे बात करने के लिए कि एक तो भारत में चल रहा भारत की राजधानी दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन। दिल्ली विशेष रूप से कहूँगा क्योंकि भारत में तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और वहाँ के किसान आंदोलित नहीं हैं। सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पे जाते हैं और कुछ लोग घेर लेते हैं। तो कहूँगा दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन, एक तो दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन एक विषय ये रहेगा। और दूसरा विषय है कि जो वर्तमान भाजपा सरकार है उससे जन अपेक्षाएं, जिनके वोटों से वो चुनकर पहुंची, और तो वो उन जन अपेक्षाओं पे और सामान्य जन का, जो भाजपा का वोटर है, उसका दायित्व। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की। अभी आपने देखा होगा कि वर्तमान भाजपा सरकार 2014 से जब से सत्ता में आई है तो देश में एक वर्ग है उसको घोर असंतुष्टि है इस सरकार के सत्ता में आ जाने से। 1947 से देश के विभाजन के बाद से निर्दंड जो वामपंथी, जो देश विरोधी, जो मिशनरी, जो दूत वाले, जो पूत वाले, जितने लोगों ने एक षड्यंत्र बना रखा था देश में हिंदू विरोधी मानसिकता का, वो टूटता हुआ लोगों को दरकता हुआ लगा। और आपने देखा कि तब कैसे 2014 में मात्र 44 सांसद लेके कांग्रेस ने कभी भी पार्लियामेंट को निर्विघ्न नहीं चलने दिया। सड़कों पर शोर मचाना, सड़कों पर चिल्लाना उनका इकोसिस्टम था। भाई, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 टूल है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और पत्रकारिता को भी आप मान सकते हैं चौथा टूल। हालांकि वैधानिक रूप से नहीं है लेकिन वो भी एक प्रभाव डालती है। तो जब से ये 2014 के बाद से कांग्रेस और ये कहूँगा भाजपा विरोधी दलों ने इस प्रकार का उनका इकोसिस्टम था कि निर्द्वंद होकर राजनीति ना करने देने का या निर्द्वंद रूप से शासन ना चलाने देने का प्रण किया और सड़कों पर लेख लिख के, और यहाँ ही नहीं, वाशिंगटन पोस्ट जैसे पेपर्स में, विदेशी अखबारों में भी लेख लिख के भारत की छवि खराब करने की कोशिश करी। तो पूरा षड्यंत्र समझिए दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन। आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन पे विरोध कर रहे हैं। अगर ये किसानों वाले संशोधन विधेयक ना आए होते तो इनको किसी और चीज पे, डॉक्टर्स वाले मुद्दे पे दिल्ली घेरना था। इनको संसद भवन बन रहा है नया, उस पर दिल्ली घेरना था। इनको सरकार को निरंतर बाधित करने का एक माहौल बनाना है। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था तो लोकतंत्र में 4 हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया मान सकते हैं आप। तो इसमें से एक ही तो निर्वाचित होकर आती है, विधायिका। शेष तीनों में, न्यायपालिका में, पत्रकार, मीडिया में और कार्यपालिका में, वही वामी मानसिकता वाले, वही वामपंथी मानसिकता वाले, वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले और वही लोग व्याप्त हैं और वही लोग अभी तक अपनी मंशा चलते रहे। जब मोदी जी ने 2014 में सबसे पहले कार्यभार संभाला तो उन्होंने सबसे पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया था वो केंद्रीय सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों का मुफ्त में होने वाला नाश्ता था, उसको रोका था। तो निस्संदेह जिनका मुफ्त का नाश्ता रुक जाएगा 5 स्टार होटल का, वो लोग व्यथित तो होंगे ही कि कैसा आदमी आ गया है सत्ता में। ये तो है सरकार की बात। और इसके अलावा हम तो जो, हाँ, आज जो घटना हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सीधा न सरकार को निर्देशित किया, ना ही किसान संगठनों को, ना सरकार को ही आदेशित किया कि आप इसको बिल को वापस ले लें, ना किसान संगठनों से ही कहा कि आप बैठकर वार्ता करें और कोई मध्यमार्ग निकालें और जो संशोधन मेरे ही समक्ष चाहे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। उसने भी पूरी प्रक्रिया को स्टैंड बाई पे कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी समस्या का समाधान की तरफ नहीं बढ़ना चाहता। सरकार बार बार निमंत्रण दे रही है, आइए हमसे बात करिए, जो संशोधन है उनको एक टेबल टॉक करिए, हम उससे समाधान निकालेंगे। तो आप इस पूरी प्रक्रिया में देखें कि ये जो इकोसिस्टम है जो पिछले 70 सालों में देश की जड़ों में घुस गया है, देश के पाठ्यक्रम में घुसा है, देश के मीडिया संस्थानों में घुसा है,
देश के छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों में, जिनके अंदर लगातार वही वामपंथ द्वारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ाया गया है, वामपंथ द्वारा लिखा गया भूगोल पढ़ाया गया है, जिसमें हीन भावना आ गई है और जिसमें जो सामान्य भारतीय हिंदू है उसमें जो जिम्मीपन आ गया है, जो उसमें जिम्मीपन आ गया था वो अब कई छटने लगी है। तो निस्संदेह लोगों को पीड़ा हो रही है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कोई इस पर सीधा स्पष्ट भाषा में उत्तर देगा। और मुझे ये भी नहीं, क्योंकि जो किसान संगठन है उनका उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं है, उनका उद्देश्य तो अस्थिरता पैदा करना है। किसान संगठन तो सोच रहे हैं कि सरकार अभी लाठीचार्ज करे, फिर विक्टिम कार्ड खेले, फिर देश में हाहाकार मचाएं, सरकार किसानों को जीने नहीं दे रही। अरे भाई, किसान सिर्फ दिल्ली में थोड़ी है, किसान सिर्फ पंजाब में थोड़ी है, किसान सिर्फ हरियाणा में थोड़ी है, पंजाब में नहीं है, सिर्फ हरियाणा में नहीं है। तो निस्संदेह ये आंदोलन वैसा आंदोलन नहीं है, ये बात सभी लोग आमजन समझने लगे हैं। और दूसरी बात हो रही थी भाजपा सरकार से जन अपेक्षाओं की। निश्चित सी बात है कि 2014 में भी जब भाजपा सत्ता में आई, उसका शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले स्तर तक का नेतृत्व, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भाजपा हिंदू मतों से ही सत्ता में पहुंची। ये भाजपा का अपना शीर्ष नेतृत्व से निचले स्तर तक बिल्कुल समझा हुआ बात है। और सारा मीडिया, सारा व्यक्ति, सारा चिंतक, सारा विद्वान सभी ये बात समझते हैं। लेकिन वही जो सामान्य वोटर है वो जब शीर्ष नेतृत्व को ये करते देखता है कि 7 साल करीब सत्ता में हो रहे हैं भाजपा को आए, और आज तक भारत में आज वही वामपंथियों द्वारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मुगलों का महिमा मंडन, भारतीय राजाओं के का वर्णन तक न होना और इस प्रकार की तमाम गलतियां, तो फिर सामान्य मतदाता को बहुत मन में कुंठा उत्पन्न होती है। क्या इन कार्यों के लिए हमने पहुंचाया था? आप देख रहे हो इस देश में अमूमन करीब 7,500 नगर हैं, उनमें मदरसों की भरमार है, लेकिन वैदिक पाठशालाएं नहीं हैं। इसे सरकार से प्रयास नहीं किया गया। तो इस संबंध में मेरा अपना मानना है, जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है, सरकार के सामने इतनी गंभीर समस्याएं और हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री होने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय छवि भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी होते हैं। तो संभवतः वो अपनी संवैधानिक बाध्यता के कारण उन विषयों पे न बोल पाते हों, लेकिन वहाँ का जो नेतृत्व है वो अब इस बात को निचले स्तर, द्वितीय पंक्ति का नेतृत्व, राज्य स्तर नेतृत्व या स्थानीय स्तर का नेतृत्व, वो ये बात बखूबी समझता है कि हमारा वोटर कौन है, कौन हमें वोट देता है और किन बस्तियों में जाके वोट मांगते भी हैं, ये भी है। तो मेरा सभी जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं या मुझसे जुड़ पाते हैं, उनसे निवेदन है कि आप अकेले हैं तो अकेले, या आपके साथ 2 लोग हैं तो 2 लोग, अपनी इस बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्थानीय भाजपा नेतृत्व से, जो भाजपा का स्थानीय नेतृत्व है, पदाधिकारी हैं, स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधियों से, इन सबसे मिलें और अपनी अपेक्षाएं बताएं। इससे सरकार को संबल भी मिलता है और सरकार पे दबाव भी बनता है, क्योंकि इन्हीं वोटों की वैतरणी पार करके वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं। अच्छा, और जो लोग भाजपा में हैं तो आप उनको ये नहीं समझ सकते हैं कि वो एकदम से बहुत हिंदूवादी चिंतक होंगे, बड़े राष्ट्रवादी चिंतक होंगे। वो भी राजनीति की उन्हीं वीथियों में टहलकर, कहेंगे साहित्य की भाषा में, उन्हीं गलियों में टहलकर भाजपा में इस स्तर तक पहुंचे हैं कि विधायक हैं या सांसद हैं या कोई और पदाधिकारी हैं। तो अभी तक उन्होंने भी जो इतिहास पढ़ा है वही वामपंथी इतिहास पढ़ा है, उन्होंने जो इस देश का साहित्य पढ़ा है वही वामपंथी पढ़ा है, क्योंकि इस प्रकार की पुस्तक। अच्छा, और एक समस्या और सभी है, भारतीयों में पढ़ने की आदत नहीं है। जहाँ हम भारतीय लोग जो सामान्य जीवन में होते हैं तो क्या है, जब हम अभी तक भाजपा शासन के आने से पहले तक बॉलीवुड की फिल्में देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे, थोड़ा टीवी देख लेते थे, इतना ही प्रचलन में था और यही अध्ययन सामान्य व्यक्ति कर पाता है और इसके अलावा अपने जीवन में उलझा रहता है। तो उसके बाद खुद ही समय नहीं निकालता था, वो खुद ही समय नहीं होता था कि वो अपना वास्तविक इतिहास पढ़े। कभी इस प्रकार का कोई उसने रुचि ही नहीं विकसित करी और ना ही शासन सत्ता से इस प्रकार का कोई माहौल उपलब्ध कराया गया। अब परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं और सामान्य जन तक सोशल मीडिया के माध्यम से ही
लोगों तक ये वास्तविक इतिहास इस देश का पहुंच रहा है और सत्यता पहुंच रही है कि कितनी समृद्ध हमारी परंपरा थी। और तो ये हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम अपने मूल साहित्य को, मूल इतिहास को पढ़ें, उस पर गर्व करें और जो बदलाव चाहते हैं वो शासन तक पहुंचाएं, प्रतिनिधियों के माध्यम से, स्थानीय पदाधिकारियों के माध्यम से। और एक बात कह के अपनी समाप्त कर रहा हूं, आप गीता पढ़ें या ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि कुरान जरूर पढ़ें। कुरान पढ़े, नहीं तो थोड़े दिनों बाद ये अवश्य होगा कि सबको कुरान पढ़नी पड़ जाएगी। कुरान को तफसीर के साथ, अनुवाद के साथ पढ़ें। जो उसके शरिया के 3 हिस्से हैं, कुरान, हदीस और शीरा। मैं चाहता हूं कि आप उनको, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, गूगल आप करेंगे तो हदीस भी मिल जाएंगी, कुरान भी आपको अपनी भाषा में मिल जाएगी। और ज़रूर पढ़ें और उसके बाद गीता भी पढ़ें। आपको खुद भी समझ में आएगा कि हम कितनी समृद्धशाली परंपरा के संवाहक हैं। जय श्री राम, नमस्ते। और हाँ, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सबसे निवेदन है, वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन का बटन भाई जरूर दबा दें, तो जिसमें आपको नए नए अपडेट्स पुनः प्राप्त होते रहें। जय श्री राम।